गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम। और आज कल मैंने जितना पढ़ाया था उसके आगे का टॉपिक पढ़ाना है, तो सभी बच्चे साइड में देखेंगे पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 7 पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो सभी बच्चे जान लें। तो इसके लिए आपको दो बातों को जानना आवश्यक है, तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा में एक शब्द आया है वैद्युत। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तभी डेवलप होगी जब इस पर ऑलरेडी पहले से कोई आवेश रखा होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये यहां पर प्लस क्यू आवेश ऑलरेडी यहां पर रखा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं एक पॉइंट पे। तो अगर हम किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर प्रवेश कराएं तो उस पर एक बल आरोपित होता है। तो अनंत से मान लेते हैं कि ये अनंत से है और यहां पर एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट होता है। तो प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर अगर लाया जाए, तो मान लेते हैं कि ये O बिंदु पर स्थित है और P बिंदु पे लाया गया, तो यहां पर जब प्लस क्यू नॉट आएगा तो इस पर एक बल आरोपित होगा। तो इसी के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये बनती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर जो बल आरोपित होता है उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों ही बातें आप समझ लेंगे। वैद्युत क्षेत्र तभी डेवलप होगा जब प्लस क्यू कोई आवेश ऑलरेडी वहां पे रखा होगा और एक अन्य धन परीक्षण आवेश, क्योंकि ये धन परीक्षण आवेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण का मतलब ये होता है कि परीक्षण करने के लिए कि यहां पर इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर आवेश कितना लगेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट मान लेते हैं। तो उसको हम इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लाएंगे, तो जिस बिंदु पर लाएंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करने के लिए तो क्या होगी? ई वेक्टर यानी सदिश, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट के रूप में है, सदिश के रूप में है। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। तो एकांक धन परीक्षण आवेश यानी यहां पर अगर प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए तो यहां से क्या बनेगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये इसके इक्विवेलेंट कब होता है? जब एकांक धन परीक्षण आवेश एकांक हो जाता है। तो एक शब्द आगे लगा हुआ है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो कंफर्म है, ये क्लियर है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे, पेज पलट के पेज नंबर 8 पे पीडीएफ फाइल में ये चित्र मैंने बनाया है। तो इस चित्र को आप इस तरीके से समझ लेंगे, बना लेंगे। और यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक F यानी न्यूटन और प्रति Q नॉट यानी आवेश कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। नोट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इसी पेज नंबर 8 पे ही दिया हुआ है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझते हैं इस टॉपिक को।
वैद्युत क्षेत्र अगर समझ में आ गया होगा तो ये टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें चित्र में आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र डेवलप होगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र डेवलप होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में मान अनंत से किसी भी बिंदु पर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश को लाया गया, और ये जिस बिंदु पर लाया गया है उसकी O से दूरी ये R मीटर है। ये बात समझ लेना, R मीटर की दूरी पर अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर लाया गया, प्लस Q नॉट को बिंदु P पर लाया गया, जो कि बिंदु O यानी जो पहले से आवेश रखा हुआ है प्लस Q, तो उस आवेश से R मीटर की दूरी पर ये रखा गया है। ये चित्र में है, ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे कि माना कि Q कूलाम आवेश, ये प्लस Q कूलाम आवेश होना चाहिए, इसको प्लस कर लेना। प्लस Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक, मैंने बताया था कि सभी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, तो इसका माध्यम का परावैद्युतांक K है। अगर इस माध्यम की जगह पर वायु या निर्वात हो जाएगा तो K इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो K वहां पर नहीं रखा जाता है, 1/4πε0 K जो कल बताया था मैंने। लेकिन यहां पर हम मान लेते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो यहां पर दो इक्वेशन बनती हैं, पेज नंबर 9 पे पीडीएफ फाइल में आप देखें तो कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि दो बिंदुओं पर अगर दो आवेश रखे हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन इस चित्र में अगर देखा जाए तो यहां पर प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि O पर प्लस Q है और P पर प्लस Q नॉट है, तो दोनों प्लस हैं। सेम चार्ज रिपल्सन, प्रतिकर्षित करेंगे तो जो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं तो वो वैद्युत बल कहलाता है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 K। K यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक K दिया है तो K यहाँ पे रखेंगे, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो O और P के बीच की दूरी R। तो यहाँ पर Q1 आपका Q है, Q2 आपका Q नॉट है, और अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंफर्म। नेक्स्ट आगे पेज नंबर 9 पे ही हम देखते हैं कि अब इसी बिंदु पर यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला बताया गया था, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो ये आपका सदिश रूप है, तो ये इंप्लाइज दिस इंप्लाइज, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हटाएंगे, नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है कि F का मान समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो E इज इक्वल टू F की जगह 1/4πε0 K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये रख दिया, और अपॉन में Q नॉट, तो देखा जाए तो अपॉन में Q नॉट इसके नीचे ये आ जाएगा, अपॉन में Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये देखिए आ गया। तो इक्वेशन और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक वही रहेगा, E का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब अगर यही निर्वात अथवा वायु के लिए होता, एक इक्वेशन और आप आगे बढ़ा लेंगे इसमें, निर्वात अथवा वायु के लिए K इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ओके,
अब इसी में नीचे जो दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि आगे इसी में पीडीएफ फाइल में आगे लिखा है किसी स्थान में कई आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विभिन्न आवेशों द्वारा अलग अलग उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश के योग के बराबर होती है। तो ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को मैं चित्र से बताना चाहता हूं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद मैं मिटा दूं। ये जो नीचे मैंने लिखाया है इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पेज नंबर 9 पे ही जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दे रखा है कि कई बिंदु आवेश, अभी तक क्या था कि O पर एक ही बिंदु आवेश यानी प्लस Q रखा हुआ था। ओके, तो ये एक ही बिंदु था। अब क्या है कि कई बिंदु आवेश हो जाए। सपोज दैट ये आपका A हो गया Q1, ये आपका B हो गया Q2, ये आपका C हो गया Q3 एंड सो ऑन। बहुत सारे बिंदु अगर हो, कई बिंदु आवेश हो, लेकिन बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश एक ही है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये मान लेते हैं E है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र जो होगा सभी बिंदु के लिए, सभी बिंदु आवेशों के लिए अलग अलग जो तीव्रताएं होंगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे और बहुत सारे अनंत पॉइंट्स हो सकते हैं, सभी पॉइंट्स के लिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। ये लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको समझ लेना। जैसे A पॉइंट के लिए हम देखें यहाँ पे तो Q1 है और दूरी ये R1 है। Q2 पॉइंट के लिए अगर इसी पॉइंट से देखा जाए दूरी R2 मान लीजिए, ये दूरी मान लीजिए R3 एंड सो ऑन। अगर n पॉइंट्स हैं तो लास्ट वाला जो पॉइंट्स होगा, इस लास्ट पॉइंट की दूरी Rn मान लें। तो यहां पर हम बिंदु A के लिए देखते हैं। बिंदु A के लिए क्या आएगा? बिंदु A के लिए अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, माध्यम का परावैद्युतांक अगर K है, Q अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, लेकिन यहां पर Q की जगह Q1 आ जाएगा और R की जगह R1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसी तरीके से ये E1 मान लेते हैं। फिर बिंदु B के लिए अगर हम B के लिए देखें तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 की जगह Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये इसी तरीके से अगर En पॉइंट्स हैं तो En इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Qn अपॉन Rn स्क्वायर एंड तो ये इक्वेशन मान लेंगे। तो ये कई पॉइंट्स होंगे तो इस पर सभी बिंदुओं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर आएगी। इस पॉइंट्स के लिए भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र लगेगा, बी पॉइंट के लिए भी इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र लगेगा, सी के लिए भी लगेगा। इसी तरीके से अगर n पॉइंट्स हैं तो n पॉइंट्स के लिए भी वैद्युत क्षेत्र लगेगा। तो यहां पर E वेक्टर जो है, E वेक्टर जो होगा वो सभी तीव्रताओं के अलग अलग योग के बराबर होगा। जितने भी ये पॉइंट्स होंगे, आवेश होंगे, सभी प्लस हैं तो प्लस प्लस ये लगाते जाएंगे। तो E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन En वेक्टर। ओके, मात्र नहीं होगा इसका। तो ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 10 पे। आप सभी लोग देखिए पीडीएफ फाइल पेज नंबर 10 पे। पॉइंट्स वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस पॉइंट्स को समझ लेंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव समझ लेते हैं क्या होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ये आपको उतारना है। चित्र बकायदा जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बना लेना। ठीक, तो पेज नंबर 10 पे दिया है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझ लें। वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो विपरीत आवेश, एक अगर माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू है, एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर अगर स्थित हो तो ये A पॉइंट्स हो गया, ये B पॉइंट्स हो गया, ये O पॉइंट्स हो गया। ठीक है, दो विपरीत आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अति अल्प दूरी यानी 2l दूरी, अल्प दूरी को 2l माना गया पर स्थित होते हैं तो इस संपूर्ण समायोजन को क्या कहते हैं? संपूर्ण समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, लिखा हुआ है। अब इसी में आगे पॉइंट्स दे रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये देखिए डायरेक्शन तीर की ऐसे लगी हुई है और ये आपका P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में लिखाया गया है कि दो विपरीत आवेश में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब मॉड जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो परिमाण इसका आपका परिमाण तो क्यू ही है, अब प्लस क्यू है या माइनस क्यू है वो अलग अलग बात है, लेकिन दोनों का परिमाण आपका क्यू है और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, दोनों के बीच की दूरी, एक परिमाण और यानी इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इज इक्वल टू, इसको 2QL भी लिखा जा सकता है, बात वही है, दो आगे कर दिया बस। अब इसका मात्रक, मात्रक बहुत ही आसान, 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई मात्रक होता नहीं, नियत पद है। Q यानी कूलाम आवेश और कूलाम और L मतलब दूरी, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज 3 टॉपिक हो गए हैं, तो इन तीनों टॉपिक को आप समझ लेंगे और फिर उतार देंगे। ओके, थैंक यू।